एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस पैंक्रियास बेसिकली एक ऑर्गन है जो कि स्टमक के नीचे और ड्यूडेनम के जो इसका पार्ट ड्यूडेनम की जो सी शेप बनती है उसके दरमियान में ये पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। इसका कुछ पार्ट स्टमक के पीछे होता है, ठीक है। इसलिए जब भी पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन होगा, यहाँ पे पेन होगी, तो ज़्यादातर जो पेन है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होती है, ठीक है। और ये पेन इस तरह से, ये टेल इस साइड को जा रही है तो इस वजह से ये पेन बैक की तरफ रेडिएट भी करती है। सेकेंडली इसकी रीज़न डर्माटोम्स की वजह से भी बैक की तरफ ये पेन रेडिएट करती है। तो पैंक्रेटाइटिस की जो पेन की एक स्पेसिफिसिटी होती है वो ये है कि ये पेन हमेशा बैक की तरफ रेडिएट करेगी और आगे झुक के बैठने से ये पेन रिलीव होती है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन होता क्यों है। बहुत सारी इसकी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज इज़ द गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स आपको पता है कि इस तरह से ये स्टमक, ये लिवर और ये हमारे पास है पैंक्रियास, ठीक है। गॉल स्टोन्स यहाँ पे बनते हैं, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे गॉल स्टोन्स बनेंगे, ठीक है। सिस्टिक डक्ट है ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से बन गई है, ठीक है। ये हेपेटिक डक्ट है, दिस इज़ कॉमन बाइल डक्ट। ये बिलियरी सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा होगा ये सारा, अगर नहीं पढ़ा तो बिलियरी सिस्टम में इसको हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे गॉल स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। इस सिस्टिक डक्ट के ज़रिए वो यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट में आते हैं। कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए ट्रेवल करके बेसिकली कॉमन बाइल डक्ट और ये जो हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, ये दोनों डक्ट्स ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के अंदर जो मेजर ड्यूडेनल एम्प्यूल होता है ना, उसके अंदर बेसिकली जाके ये खुलते हैं, ठीक है। तो इस रास्ते में अगर कहीं पे भी कुछ स्टोन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इन सारी सिक्रीशंस को ब्लॉक कर देगा। तो गॉल स्टोन स्पेसिफिकली अगर इसको ब्लॉक कर देंगे, इस रास्ते को जहाँ पे बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम के अंदर ओपन होते हैं, तो उसकी वजह से जो सिक्रीशंस हैं वो इधर ड्यूडेनम में आने के बजाय वो उसी रास्ते के अंदर रहेंगी। इन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस पैंक्रियाज के अंदर रहेंगी और जो ड्यूडेनम ये बाइल डक्ट के अंदर सिक्रीशंस हैं वो बाइल डक्ट के अंदर ही रहेंगी, ठीक है, जिसके अंदर बाइल होता है। हमारा मेन कंसर्न इन सिक्रीशंस के साथ है जो कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं। पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। आपको पता है कि मेन जो एंजाइम है दैट इज़ ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, अमाइलेज, लाइपेज, एलास्टेज, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली इन एंजाइम्स का मकसद जितने भी फूड के पार्टिकल्स हैं ना, चाहे वो फैट्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हों, उन सबको ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सारा काम पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का है। ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ट्रिप्सिनोजिन, जो कि अपनी इनएक्टिव कंडीशन के अंदर पैंक्रियाज के अंदर होता है। इन केस के अगर यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो गई और सारे एंजाइमेटिक सिक्रीशंस यहाँ पे अंदर ही रह गए, तो ये ट्रिप्सिनोजिन सेल्फ एक्टिवेट होके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और जब ट्रिप्सिन बनता है ना, तो वो सारे के सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। मतलब काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में, माइलेज, लाइपेज, ये सारे नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं और ये ट्रिप्सिन इन सारों को एक्टिवेट होने के बाद इन सब को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। जिस तरह से एक लेटर के पीछे उसके सारे जितने पार्टनर्स हैं वो आ रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जब ट्रिप्सिन एक लीडर आता है तो वो इन सारों को एक्टिव करता है, इन सारों को यूज़ में लेके आता है, ठीक है। तो जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो उसने इन सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करके एक तरफ प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले ये काम पैंक्रियाज के अपने अंदर होता है, ठीक है। पैंक्रियाज के अपने अंदर होता है, वहाँ पे प्रोटीन्स भी सारी ब्रेकडाउन हो रही हैं, फैट्स भी, जितने भी कार्ब्स हैं वो सारे टूट रहे हैं। एज ए रिज़ल्ट पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह से आप देखो कि ये है पैंक्रियाज, तो इसके बिल्कुल जो सामने है ना वो जेजुनम और जो ट्रांसवर्स कोलॉन है ना उसका कुछ पार्ट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो जेजुनम और ट्रांसवर्स कोलॉन, देखो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सपोज ये एक कोई भी डक्ट है, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई तो इन्फ्लेमेशन सोजिश को कहते हैं। मीन्स कि ये डक्ट
अब स्वेल होके इतनी बड़ी हो जाएगी, तो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये उनको कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जब पेंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन आता है तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, उनकी एक जगह अगर नैरो होगी तो वो जो नैरो होने के जो प्रॉक्सिमल एरिया, वहाँ पे सारी सिक्रेशंस कलेक्ट होने की वजह से प्रॉक्सिमल पार्ट उस नर्विंग का डायलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें एक्सरे के ऊपर डिफरेंट साइंस मिलते हैं, जिसको हम लोग सेंटिनल लोब साइन या कोलॉन कट ऑफ साइन भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से मेंशन किया हुआ है कि अगर जेजिनम प्रॉक्सिमली डायलेट हो, मतलब कि पेंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हुआ, उसने जेजिनम के थोड़े से पार्ट को कंप्रेस कर दिया, तो उस पार्ट के प्रॉक्सिमली जो सिक्रेशंस कलेक्ट होंगी उसको हम कहते हैं सेंटिनल लोब साइन। ठीक है, और कोलॉन कट ऑफ साइन, अगर ट्रांसवर्स कोलॉन का कोई भी पार्ट अगर कंप्रेस हो जाए तो उससे प्रॉक्सिमल जितनी भी सिक्रेशंस कलेक्ट होंगी उसकी वजह से कोलॉन का कुछ पार्ट डायलेट हो जाएगा। इसकी मैं आपको इमेज भी कर दूंगी सेंड कि ये सेंटिनल और कोलॉन कट ऑफ साइन एक्सरे पे हमें कैसे नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी हमारे पास पेंक्रेटाइटिस होता है तो इन पेशेंट्स के अंदर कौन कौन से साइंस होते हैं। एक तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन, खासतौर पे ये एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन होता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये पेंक्रियाज स्टमक के थोड़ा पीछे पड़ा होता है, इस वजह से इनके अंदर एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है और वो पेन बैक की तरफ रेडिएट करता है। और रिलीफ किस तरह से होता है, आगे झुक के बैठते हैं पेशेंट्स तो काफ़ी हद तक उनको पेन रिलीव हो जाता है। ठीक है, अब पेंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन है, अगर ये इन्फ्लेमेशन, ये इन्फेक्शन ब्लड के अंदर आ जाए तो उसकी वजह से कुछ सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइंस होते हैं। उनके अंदर पल्स बहुत तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, फीवर होता है। तो ये सारे साइंस तब आते हैं जब पेंक्रेटाइटिस यानी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं वो सारे ब्लड के अंदर आ जाए। ठीक है, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट साइन होता है इसके अंदर पेंक्रेटाइटिस में, एक तो जॉन्डिस और दूसरा होता है डिस्कलरेशन। जॉन्डिस इसलिए होता है बिकॉज़ ये जो हमारे पास पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट है ना, ये दोनों एक ही जगह पे ओपन होती हैं ड्यूटेनम के अंदर। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे गॉल स्टोन आएगा वो साथ बाइल डक्ट को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। जब बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, सारी बिलियरी सिक्रेशंस अपनी जगह पे रहेंगी, तो उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। तो पेंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स के अंदर जॉन्डिस यानी स्किन पीली हो जाती है। जब जॉन्डिस होता है तो बहुत हारिश, बिकॉज़ ये एक ब्लड के अंदर एक एक्स्ट्रा ये प्रोरिटिक एक मटेरियल है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से बहुत हारिश होती है, स्किन के ऊपर येलो हो जाती है। ठीक है, तो जॉन्डिस इन पेशेंट्स के अंदर इस वजह से होता है क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। जबकि इन पेशेंट्स के अंदर डिस्कलरेशन क्यों होता है, डिस्कलरेशन यानी कि इस तरह से एक पर्सन है ना, तो उसके जो फ्लैंक्स, इसकी मैं वैसे एक इमेज भी आपको एक सेंड कर दूंगी। ये है हमारे पास पेरी अम्बिलिकल एरिया, अम्बिलिकस के सराउंडिंग, और ये है फ्लैंक्स, मीन्स के साइड, जो पेट के साइड वाले एरियाज होते हैं उनको हम फ्लैंक्स कहते हैं। डिस्कलरेशन इस वजह से होती है बिकॉज जो भी पेंक्रियाज अंदर सारी नेक्रोसिस हो रही है, सारे एंजाइम्स पेंक्रेटाइटिस में एक्टिव होते हैं, तो अंदर सारी नेक्रोसिस हो रही है, तो उस नेक्रोसिस की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो इरोड हो जाएं तो हेमरेज होता है। उस हेमरेज की वजह से हमें इक्कीमोसिस या डिस्कलरेशन मिलती है, इस वजह से डिस्कलरेशन होती है। अब ये डिस्कलरेशन अगर तो हमारे पास पेरी अम्बिलिकल एरिया में हुई तो इसको हम कहते हैं कोलन साइन, और अगर ये हमारे पास फ्लैंक्स पे हुई तो इसको हम कहते हैं ग्रे टर्नर साइन। ठीक है, जिस तरह से ये सारे मेंशन है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। एंजाइम्स कौन कौन से एक्टिवेट हुए हैं, उससे प्रोटियोलाइसिस, फैट नेक्रोसिस और हेमरेजेस, ये क्योंकि ब्लड वेसल्स भी इरोड होती हैं, ये सारे पॉइंट्स भी डिस्कस हो गए हैं। और ये वाले निमोनिक, ये आपने खुद याद करना है। ठीक है, गेट स्मैश्ड निमोनिक है, ये सारी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पेंक्रेटाइटिस होता है, बट मोस्ट कॉमन 2 कॉजेज़ हैं, गॉल स्टोन्स एंड अल्कोहल, इसकी वजह से पेंक्रेटाइटिस होता है। ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। बाकी भी आपने कुछ इस निमोनिक को याद करके इसके कुछ कॉजेज़ पेंक्रेटाइटिस के याद करने हैं, बिकॉज ये पूछ लेते हैं। पेंक्रेटाइटिस का पेशेंट अगर कोई भी सस्पेक्टेड है तो उसके अंदर 2 एंजाइम्स लेवल करवाते हैं, अमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव है क्योंकि अमाइलेज कुछ दूसरे ऑर्गन से भी रिलीज़ होता है, जीआईटी परफोरेशन, इन्फॉक्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह के अंदर अमाइलेज रिलीज़ होता है, इसलिए लाइपेज ज़्यादा सेंसिटिव है।
सीटी स्कैन भी करते हैं बिकॉज गॉल स्टोन्स को भी डायग्नोज करना होता है ना। गॉल स्टोन्स की वजह से मैंने आपको अभी बताया कि पैंक्रेटाइटिस होता है। एक्सरे पे हमें ये जेजुनम और ट्रांसवर्स कोलॉन डायलेटेड मिलते हैं, तो ये सेंटिनल कोलॉन कट ऑफ साइन, ये मैं आपको इमेज भी इसका सेंड कर दूँगी। ये वो कंडीशंस बताई हुई हैं जिनके अंदर अमाइलेज राइज होता है। पैंक्रेटाइटिस के अलावा इन सब कंडीशन के अंदर राइज होता है। ये आप याद कर लो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पैंक्रेटाइटिस एक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स सारी बॉडी के अंदर फैल जाएं तो सारी बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएं तो DIC और एब्सेस, सूडोसिस्ट वगैरह पैंक्रेटाइटिस की वजह से हो सकता है। इसके ये साइंस सिम्टम्स भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स को हम ट्रीट किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो हम जनरल रिसस्किटेट करते हैं, मतलब कि फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि मेनली पैंक्रियाज ने डाइजेस्ट करनी होती है। सो हम पेशेंट को NPO करेंगे और उसको एंट्रल या पार एंट्रल फूड देंगे। ठीक है, मतलब उसकी डायरेक्ट ब्लड के अंदर देंगे। साथ में हम पेन के लिए एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स देंगे। लेकिन अगर बिलियरी ओरिजिन है, मतलब गॉल स्टोन्स की वजह से अगर ये पैंक्रेटाइटिस हो रहा है, तो फिर हमने ERCP और कोलिसिस्टेक्टमी के ज़रिए या गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है या स्टोन्स को रिमूव करना है, तो ये पैंक्रेटाइटिस खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाएगा। इसके अलावा हम बिलियरी ओरिजिन के पैंक्रेटाइटिस में हम एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स भी देंगे। यू कैन सी कि सबसे पहले हमने NPO किया। रिसस्किटेशन में हमने वाइटल्स वगैरह मॉनिटर करने होते हैं, न्यूट्रिशन देनी होती है, उसको हमने IV लाइन पास करनी होती है साथ में, क्योंकि पेन और एंटीबायोटिक्स इन दोनों को भी हम पेन के लिए एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स, और अगर बिलियरी ओरिजिन है तो फिर हम ERCP और कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं और ERCP करते हैं।